सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में वर्तमान में पदस्थापित हूं। और जो मैं बायोलॉजी का सीरीज लेके आ रहा हूं, उसमें आज मैं एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ाने वाला हूं, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। इसके पहले मैं आपको बायोलॉजी का 2 इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूं और न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह का वीडियो मैं ले आया हूं और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया है। ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले कि बायोलॉजी पढ़ना जरूरी क्यों है। किसी भी एग्जाम में आपका, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, साइंस का अगर क्वेश्चन पूछता है तो साइंस में सबसे मेजर टॉपिक सबसे ज्यादा बायोलॉजी पूछता है। अगर आपका 20 क्वेश्चन है तो समझ लीजिए लगभग लगभग 10 क्वेश्चन अकेला बायोलॉजी कवर करता है। तो साइंस में अगर आपको सबसे पहले कुछ पढ़ना है तो वो बायोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी से ही आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब तो चलिए बिना लेट किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रेशन। किसको बोलते हैं? एक्सक्रेशन का मतलब है कि शरीर से टॉक्सिन्स को हटाना, यानी कि वेस्ट मटेरियल को हटाना। जो भी वेस्ट मटेरियल, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें आप पढ़े हैं कि फैट जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज होता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड निकालता है, फाइनली अमीनो एसिड ही बनता है। और उसके बाद बचा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आपका 3 तरीके का होता है: मोनोसैचुरेटेड, डाइसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड, ठीक है। पॉलीसैचुरेटेड को हमारा बॉडी पचा नहीं पाता है, डाइसैचुरेटेड को हमारा बॉडी पचा नहीं पाता है, लेकिन मोनोसैचुरेटेड को हमारा बॉडी पचा लेता है। मोनोसैचुरेटेड में आ जाता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज, इसी को हमारा बॉडी पचा पाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होता है ग्लूकोज। इस तीनों का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज, तीनों को हम लोग बोलते हैं C6H12O6, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो ये टूटता है CO2 और H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर में लंग्स के द्वारा बाहर चला जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो गया। यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट है ना। हम लोग का शरीर ऑक्सीजन को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज करता नहीं है। इसको लंग्स के थ्रू, और लंग्स में भी कौन? एल्वेलोई। एल्वेलोई, ठीक है, इसके थ्रू बाहर कर देता है। वाटर जो है या तो आपका यूरिनरी के थ्रू, या तो आपका यूरिन के थ्रू, या तो आपका पसीना के थ्रू, ठीक है, पसीना के थ्रू बाहर आ जाएगा। यानी कि पानी भी आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा। अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड जो है ये आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट कहलाता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है, यानी कि अमीनो एसिड का यूज करके शरीर क्या बनाता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट। और इस नाइट्रोजिनस वेस्ट में 3 चीज होता है: यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया। हमारा शरीर सिर्फ यूरिया निकाल सकता है, यूरिक एसिड और अमोनिया नहीं। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, साधारणतः उत्सर्जन से तात्पर्य क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, यानी कि नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जन करना। और ये हम लोग जानते हैं नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ किससे निकलता है? प्रोटीन से। प्रोटीन प्रोटीन बनाता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड हमारे शरीर में टूटकर यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड बनाता है। चलिए तीनों का फॉर्मूला देखते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है CH4N2O। CH4 को बोलते हैं मीथेन, यानी कि इसी को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, इसी को नेचुरल गैस भी बोलते हैं, इसी को बायो गैस भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो गैस, नेचुरल गैस। और पैडी फील्ड्स, यानी कि धान के खेत से यही गैस निकलता है, ठीक है, बायो गैस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और मीथेन का यूज कहाँ होता है? और मीथेन जैसे कि आपको पूछ देगा कि इसमें, हाँ, माइनिंग जब होता है, माइनिंग में जो आग लगती है वो मीथेन के कारण लगती है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक गैस है। CH4 के बारे में पढ़ रहे हैं। और मीथेन, जैसे कि जो पशु जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशु के मुंह से मीथेन गैस निकलता है। जैसे गाय को देखते होइएगा, खाना खाने के बाद भी वो
चबाते रहता है। अब वो जो चबाता है तो उसके मुंह से मीथेन गैस निकलती है। तो ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो CH4 को भी आप याद रखिएगा, मीथेन बोलते हैं, और N2O को बोलते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस। ठीक है, तो इस दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा यूरिया, CH4N2O। हालांकि मिलने से नहीं बनता है, फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहे हैं। और अगर इसी को तोड़ के लिखेंगे, NH4CONH2, NH4CONH2 दोनों सेम है। ठीक है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C5H4N4O3, घटते हुए क्रम में 5 4 4 3, C5H4N4O3। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे विषैली गैस यही है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा विषैली गैस यही होती है। अगर क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, अमोनिया जो है वो इतना जहरीला होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि पब्लिक टॉयलेट से किस गैस की दुर्गंध आती है। जहां देखिएगा पब्लिक प्लेस में, बस स्टैंड के बगल में जो टॉयलेट बना होता है, बहुत भयानक तीखा स्मेल आता है। वो तीखा स्मेल इसी अमोनिया के कारण आता है। ये बहुत जहरीली गैस, विषैली गैस है। देखिए, सबसे पहले शरीर में जब प्रोटीन का पाचन होगा, हम लोग जानते हैं 3 चीज का पाचन होता हो सकता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का जब पाचन होगा तो प्रोटीन किस में टूटेगा, अमीनो एसिड में। ठीक है, जब हमारा शरीर अमीनो एसिड को यूज कर लेता है तो यह यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में टूट जाता है, और यही हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी प्रोटीन के उपापचय, उपापचय का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन के उपापचय से नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ, नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड बनता है शरीर में। अब देखिए, इसी को बोलते हैं हम लोग इसी का उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रेशन। तो अब आप समझ लीजिए। तो आप बोलिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब को काहे नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो टूट के CO2 और H2O का निर्माण करता है, जो कि मूत्र और पसीना के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी कि इसका वेस्ट को हम लोग को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो या तो टॉयलेट से निकल जाएगा, पसीना से निकल जाएगा, CO2 जो है वो लंग्स से निकल जाएगा बाहर, इन लोग बाहर निकल जाता है। बचता है कौन, नाइट्रोजिनस वेस्ट। इसी को बाहर निकालने का जो भी प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन। ठीक है, आगे आते हैं। सोडियम क्लोराइड जैसे उत्सर्जित पदार्थ, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट। ठीक है, हम लोग देखिए सबसे पहले एक्सक्रेटरी ऑर्गन इसको पढ़ लेते हैं, तब ऊपर वाला पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। शरीर में कौन कौन हमारे उत्सर्जित तंत्र है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है, उत्सर्जित तंत्र। तो सबसे पहले स्किन हो गया, लंग्स हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी। स्किन जो है वो वाटर, सॉल्ट और मिनरल्स का आपका एक्सक्रेशन करेगा। जैसे पसीना आता है तो वाटर निकलता है, पसीने के थ्रू सॉल्ट भी निकलता है, ये याद रखिएगा। जब आप देखिए कभी पसीना चाट के देखिएगा तो आपको नमकीन जैसा फील होगा, गलती से आप उसको चाट के देखिएगा तो आपको नमकीन जैसा फील होगा, क्योंकि वो सॉल्ट निकालता है, पसीना से सॉल्ट निकलता है। और मिनरल्स, मिनरल्स भी स्किन के थ्रू बाहर आता है। अगला, लंग्स। लंग्स जो है आपको गैसियस वेस्ट, जो भी आपका गैसियस वेस्ट है वो लंग्स से बाहर निकलेगा, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो N2 हो, या और भी अदर गैस, जो भी गैस बाहर निकलेगा वो लंग्स के थ्रू निकलेगा। अगला, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो सॉलिड वेस्ट का एक्सक्रेशन करेगा। सॉलिड वेस्ट यानी कि जो भी ठोस, जैसे कि आपका जो मल निकलता है मल द्वार के द्वारा, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से निकलेगा। लीवर और किडनी, लीवर और किडनी का काम है नाइट्रोजिनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना, नाइट्रोजिनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो लीवर और किडनी ही काम करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना। आगे इसमें पढ़ते हैं, देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, सॉल्ट को कौन करेगा, स्किन के द्वारा, पढ़ चुके हैं पहले ही, स्किन के द्वारा। यूरिया जैसे उत्सर्जित पदार्थ, यूरिया कैसे बाहर निकलेगा, वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा। यूरिया जो है वो किडनी के द्वारा। बॉडी में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो 20 से 40 मिलीग्राम पर डेकालीटर। ये बार बार आपको रिपीट करता है क्वेश्चन, तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा। यदि हमारे शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो हम लोग को यूरेमिया नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, यूरेमिया नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, अगला, मानव बॉडी केवल यूरिया का उत्सर्जन कर सकता है। हम बताए थे जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, उसमें 3 चीज होता है, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। और अमोनिया, हमारा शरीर केवल यूरिया निकाल सकता है। यानी कि अगर हमारा शरीर यूरिक एसिड और अमोनिया को नहीं निकालेगा तो वो तो हमारे शरीर में ही रह जाएगा, जो हमको हार्म करेगा। इसलिए यूरिक एसिड और अमोनिया को भी निकालना जरूरी हो जाता है, और ये काम हमारा कौन कर देता है, लीवर। देखिए, हमारा बॉडी केवल यूरिया का उत्सर्जन कर सकता है, हमें यूरिक एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदलना होगा, और यह काम कौन करता है, लीवर। यानी कि यूरिक एसिड और अमोनिया जब यूरिया में बदलेगा
तो हमारा शरीर उसको बाहर निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन बढ़ चुके हैं, आगे आते हैं। हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है, हम लोग एक चीज जान गए थे कि पसीना निकलता है स्किन के द्वारा, तो पसीना से सॉल्ट निकल जाएगा, आपका मिनरल्स निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो पसीना निकलता क्यों है? हमारा शरीर जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना निकालता है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारे शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हम लोग को ज्यादा गर्मी लगेगा तो पसीना निकालने से वो क्या करता है, शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसलिए पसीना निकलता है। ठंड में पसीना नहीं निकलेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका शरीर ठंडा रहता है, 37 डिग्री कम हो जाता है, तो पसीना क्यों निकलेगा? अगला, यह कार्य हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो कहाँ होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड में जो है आपका दो सेंटर होता है, एक होता है फीडिंग सेंटर और एक होता है सैटिएटी सेंटर। यानी कि फीडिंग का मतलब होता है खिलाने वाला केंद्र, खिलाने वाला केंद्र, और सैटिएटी सेंटर यानी कि संतृप्ति केंद्र, यानी कि इससे आपको सेटिस्फेक्शन होगा। तो होता क्या, देखिए जब भी हम लोग के शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है या जब हम लोग को भूख लगता है तो शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज का कमी हो जाएगा। तो मसल्स में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन। मसल्स जो है सिकुड़ता है और इस संकुचन पैदा होने से हम लोग को भूख का एहसास होता है। यानी कि जब भी ग्लूकोज की कमी होगी शरीर में तो कौन सेंटर एक्टिव होगा? फीडिंग सेंटर। ये फीडिंग सेंटर एक्टिव हो जाएगा, कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। और ये क्या करेगा, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। तब आपको पता चल जाएगा अच्छा हमें एनर्जी की जरूरत है, हमें ग्लूकोज की जरूरत है, तो आपको भूख का एहसास होता है। यानी कि भूख लगना आपको ये याद दिलाता है कि आपके शरीर का खाना खत्म हो गया है, एनर्जी लीजिए। अगला होता है सैटिएटी सेंटर। जब हम भोजन कर लेते हैं, जब मान लीजिए कि भूख लगा, उसका खाना खा लिए, खाना खाने में क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा, लेवल तो बढ़ जाएगा। तब मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तथा सैटिएटी सेंटर जो है, ये हमारा सैटिएटी सेंटर जो कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है, वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि हमें खाना बंद कर देना चाहिए, हमारा पेट भर गया है। अतः हमें तृप्ति का एहसास होता है। तृप्ति यानी कि सेटिस्फैक्शन, हम लोग का ये सेटिस्फैक्शन, हाँ पेट भर गया है, अब आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। आगे आते हैं, स्टडी ऑफ लंग्स। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि स्टडी ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मनोलॉजी। पल्मनोलॉजी, ये आपको याद रखना है, पल्मनोलॉजी। अगला, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ठीक है। अगला, स्टडी ऑफ सॉरी, स्टडी ऑफ कहाँ गया, एक इंसेक्टिसाइड्स वाला भी था कहीं, हाँ यहाँ पर है, देखिए। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ पर आता है, स्टडी ऑफ ऑर्निथोलॉजी। इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगला है इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिक्स, फिश का, मछलियों का अध्ययन, ठीक है, इक्थियोलॉजी बोलते हैं। अगला है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनी। स्टडी ऑफ किडनी, क्योंकि किडनी का यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन, इसीलिए आप उससे याद रख सकते हैं नेफ्रोलॉजी, किडनी के बारे में। चलिए अब आते हैं, सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसका होता है? सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होता है लीवर का। किसका होता है? लीवर का। और सबसे कम रीजनरेशन पावर होता है ब्रेन का। ब्रेन बोलिए या नर्व सेल बोलिए, ठीक है, नर्व सेल। नर्व सेल में अगर एक बार नष्ट हो जाता है नर्व सेल तो उसको रीजनरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। देखिए ना, ब्रेन का इलाज बहुत मुश्किल से हो पाता है, लेकिन लीवर आपका क्या है, खुद ब खुद रिकवर कर लेता है। अगर आप अपना खान पान थोड़ा सा रूटीन वगैरह सुधारते हैं तो आपका लीवर काम अच्छे से करता है। लंग्स के ऊपर का लेवर को क्या बोलते हैं? प्लूवेरा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूवेरा मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, स्टोमिक के ऊपर का लेयर, म्यूकस लेयर, क्या बोलते हैं? म्यूकस लेयर। यही म्यूकस लेवल लेयर जो है स्टोमिक के अंदर जो HCl होता है, जिसका पीएच 1.5 होता है, अगर वो हमारे पेट में टच कर जाए, स्टोमिक के लेयर से टच कर जाए, तो स्टोमिक में वो छेद कर सकता है। और छेद कर देने के बाद स्टोमिक से खून आने लगेगा, जिसको हम लोग इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा, जिस बीमारी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का इलाज किया था साइंटिस्ट ने, जो कि आपका एक एंटीबायोटिक का यूज करके ही उसका आपका इलाज कर दिया था। यानी कि पेप्टिक अल्सर को इजीली आपका
क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसी साइंटिस्ट ने बताया था। उसका नाम मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको कमेंट करना है, ठीक है। और अगर ये म्यूकस लेयर के बारे में बताया था, म्यूकस लेयर अगर सही है तो यही आपको बचाता है HCl से स्टोमक में छेद होने से, यानी कि म्यूकस लेयर ही आपको सुरक्षा करता है स्टोमक का। हार्ट के ऊपर का लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। एक टाइप का क्वेश्चन मैं एक जगह कर देता हूं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो, ठीक है। किडनी के ऊपर का लेयर पेरिटोनियन मेम्ब्रेन, पेरिटोनियन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। अब ब्रेन के ऊपर का लेयर मेनिंग्स, मेनिंग्स बोलते हैं, याद रखिए। इसी मेनिंग्स में जब निसेरिया मेनिंजाइटिस नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो वो इसमें क्या करता है, मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है, निसेरिया मेनिंजाइटिस, ये आप याद रखिएगा। उससे मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो वही ब्रेन का लेयर है मेनिंग्स, ठीक है। आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन, यानी कि उत्सर्जन के प्रकार। उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? जनरली उत्सर्जन जो है हमारा 3 प्रकार का होता है, अमीनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म। इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, अमीनोटेलिज्म। अमीनो से आपको लग रहा है कि अमीनिया निकालेगा, अमोनिया निकालेगा, यानी कि ऐसा जीव जो आपका उत्सर्जन करने के बाद जो भी उत्सर्जित पदार्थ निकलेगा, उसका मल निकलेगा, उसमें वो अमोनिया निकालेगा। जब नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ, यानी कि नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ में 3 होता है, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, जब वो इस तीनों में से अमोनिया का उत्सर्जन करेगा तो उसको बोलेंगे अमीनोटेलिज्म, यानी कि ऐसा जीव अमीनोटेलिज्म कहलाएगा। और वो जीव कौन कौन है? एम्फीबियन और फिश, एम्फीबियन और फिश। एम्फीबियन को बोलते हैं उभयचर, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं उभयचर, यानी कि ऐसा जीव जो आपका स्थल पे भी रह सकता है और आपका जल पे भी रह सकता है, ठीक है। स्थल पे भी रह सकता है, जल पे भी रह सकता है, उसको उभयचर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उभयचर। ठीक है, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन में। यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं ऐसा जीव, यूरियो यानी कि यूरिया, ठीक है, यूरिया, ठीक है, ऐसा जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करे। तो हम लोग मैमल्स में आते हैं, मैमल्स। मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी, स्तनधारी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू व्हेल कौन सा जीव है? ब्लू व्हेल जो है वो कौन सा जीव है? ब्लू व्हेल स्तनधारी है, ठीक है। ब्लू व्हेल क्या है? स्तनधारी है। आपका शार्क, शार्क भी स्तनधारी है, दिमाग बैठाना है। आपका चमगादड़, चमगादड़ का क्वेश्चन पूछता है, चमगादड़ वो भी स्तनधारी है, ठीक है। इसको चमगादड़ आपने क्या सोचे कि वो बर्ड्स में आता है, लेकिन बर्ड्स में वो नहीं आता है, वो स्तनधारी में आता है, मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स है, ठीक। तो याद रखिएगा, मैमल्स जो भी हो गए स्तनधारी, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो सारे जीव आते हैं किसमें? वो यूरिया उत्सर्जन करते हैं, यानी कि यूरिकोटेलिज्म में आते हैं। फ्रॉग, फ्रॉग यानी कि मेढक, मेढक भी यूरिया निकालता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ह्यूमन, मानव, मानव तो मैमल्स में ही आ गया, तो ऐसे भी लेकिन हम लोग मानव के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए मानव अलग से लिख दिए हैं, वो मैमल्स में ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूरिकोटेलिज्म, यूरिको में आप कोड वर्ड यूरिक, पहला 4 वर्ड, इसमें यूरियो यूरिया, यूरियो यूरिया, इसमें अमीनो मतलब अमोनिया, पहला 4 वर्ड को आप कोड कीजिएगा, ठीक है। यूरिक यानी कि यूरिक एसिड, ऐसा जीव जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करे, तो उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। और उसमें कौन कौन आ सकता है? जितना भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा सब आ गया, सब इसी में आ जाएगा। और बर्ड्स, कीड़ा मकोड़ा और बर्ड्स, जैसे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़ा मकोड़ा हो गया। इंसेक्ट्स का स्टडी को क्या बोलते हैं? इंटोमोलॉजी, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं इंटोमोलॉजी, ठीक है। बर्ड्स, पक्षी, पक्षी का पंख, एक क्वेश्चन पूछता है, पक्षी का जो हड्डी होता है वो खोखला होता है, ठीक है। पक्षी का हड्डी होता है वो खोखला होता है, ठीक है। उसके बोन्स को बोलते हैं न्यूमेटो बोन्स, क्या बोलते हैं? न्यूमेटो बोन्स, यानी कि अंदर से खोखला होता है। और यह बर्ड्स को क्या करता है? उड़ने में सहायता करता है। अगर मान लो पक्षी का हड्डी अगर खोखला ना हो, भारी हो, तो पक्षी क्या होगा? वो तुरंत गिर जाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा उतना भारी वजन लेके। पक्षी का पंख हल्का होना चाहिए, क्यों हल्का होता है? उसमें न्यूमेटो बोन्स पाया जाता है, न्यूमेटो बोन्स, यहाँ लिख देते हैं आपको, न्यूमेटो बोन्स, ठीक है।
कुछ कुछ क्वेश्चन जो आते रहेगा वो मैं आपको बताते रहूंगा। ठीक है, आगे इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया, लिजार्ड हो गया, स्पाइडर हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। या देख कोई भी रेप्टाइल, देखिए रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, एम्फीबियन में आपका क्या बोलते हैं, ऐसा जीव जो जल में भी रहे, क्या बोलते हैं, और पानी में भी रहे। ठीक है, लिजार्ड, लिजार्ड आपका अलग हो गया, छिपकली। और रेप्टाइल सांप वगैरह भी इसी में आ जाएगा, वो आपका यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, आगे आते हैं। मछली के उत्सर्जी पदार्थ में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो गुआनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। गुआनिन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। मछली के उत्सर्जी पदार्थ में, यानी कि जो वो लेटरिंग करता है या जो वो मल त्याग करता है, उसमें गुआनिन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक, ये तो स्टडी हम लोग पढ़ ही चुके हैं चारों। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स का स्टडी, इंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स का स्टडी, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा का, इक्थियोलॉजी मछली का, और नेफ्रोलॉजी किडनी का। चलिए अब आते हैं किडनी के बारे में, पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम लोग जब नाइट्रोजनस वेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ये बहुत जरूरी हो जाता है किडनी के बारे में पढ़ना। ठीक है, किडनी, इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क या गुर्दा। गुदा मत समझिएगा, गुदा का मतलब होता है एनस। एनस यानी कि जहां से मल निकलता है उसको गुदा बोलते हैं। यहाँ पे है गुर्दा, ये अंतर है। ठीक है, तो किडनी का मतलब वृक्क और गुर्दा। किडनी हमारे शरीर में दो होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही काम करती है। दो किडनी होता है, एक समय में एक ही काम करता है। ठीक है, इसका शेप, किडनी का शेप देखिए, ये देखिए, फिर यहाँ ये हो गया किडनी। ठीक है, किडनी का शेप होता है बीन शेप। कैसा शेप होता है? बीन, बीन शेप। देखिए, ये आपका हो गया किडनी वन, ये हो गया आपका किडनी टू। ये बीन के शेप का होता है, बीन। अगला, यह नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन को हिंदी में आप नेफ्रॉन भी लिख सकते हैं या वृक्काणु, वृक्काणु बोलते हैं। ठीक है, का बना होता है। नेफ्रॉन किसका बना होता है? किडनी किसका बना होता है? नेफ्रॉन का। अब देखिए नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं। नेफ्रॉन इज बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का जो भी बेसिक यूनिट होता है वो आपका नेफ्रॉन होता है, बेसिक यूनिट। ठीक है, इसीलिए हम लोग नेफ्रोलॉजी क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी बोलते हैं, इसी नेफ्रॉन की वजह से। नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी रिलेट कीजिएगा। ठीक है, एक किडनी में लगभग 15 लाख नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। 15 लाख नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। नेफ्रॉन सेल्स यानी कि वृक्काणु कोशिका, वृक्काणु कोशिका, हिंदी मीडियम वाले ये समझिएगा। और ये जो नेफ्रॉन सेल होते हैं, यही आपका दो चीज का बना होता है, एक तो बोमेन कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ऐसे करके, एक कैप्सूल के शेप का दिख रहा है, लग रहा है ना कि कैप्सूल है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ होगा। कैप्सूल जब लोग टैबलेट्स खाते हैं, कैप्सूल, उसके अंदर कुछ भरा हुआ रहता है। ये देखिए एक कैप्सूल टाइप का दिख रहा है, ये कैप्सूल होता है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन सेल्स में। और इस कैप्सूल के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर ऐसे जाली नुमा टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, गोल 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 गोल, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लूप लाइक स्ट्रक्चर। देख रहे हैं, लूप मतलब कि ऐसे गोल कर दिए तो लूप होता है, ये लूप जैसा स्ट्रक्चर है। हम लोग इसको बोलते हैं जालीदार स्ट्रक्चर, जाली नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आप चाय छन्नी में देखते होंगे, चाय छन्नी का काम क्या है? चाय छन्नी का काम है कि चाय पत्ती को छान देना, चाय को अलग कर देना, चाय पत्ती को अलग कर देना। या कोई भी चीज जो छन्ना जिसको बोलते हैं ना, आटा छानने वाला, उसमें आटा का मोटा मोटा कण रह जाता है, कंकड़ वगैरह रह जाता है, तो वो एक तरह से चाय छन्नी का काम करता है। तो ग्लोमेरुलस जो है वो एक तरह से समझिए लूप लाइक स्ट्रक्चर है, वो चाय छन्नी है। इसका काम भी क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। चलिए आगे हम लोग आते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ किडनी का आउटर लेयर, ये हमारा किडनी है। देखिए ये इसका बाहर का लेयर है, ये अंदर का लेयर है। तो बाहर का लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स और अंदर का लेयर को बोलते हैं मेडुला। याद रखिएगा, किडनी का आउटर लेयर क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स। और इनर लेयर मेडुला। ठीक, और मेम्ब्रेन, इसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियन मेम्ब्रेन। पेरिटोनियन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, आज समझ गए? किडनी का आउटर लेयर कॉर्टेक्स, मेडुला, इनर लेयर हो गया। और कॉर्टेक्स और मेडुला, ये जो हम ये आपका पिंक कलर में दिखाए बीच में, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में एड्रिनल ग्लैंड होता है, यानी कि ये एकदम बीचों बीच पाया जाएगा। यहाँ पर हो गया, अंदर में आपका हो गया मेडुला, बाहर में हो गया कॉर्टेक्स। ठीक, और ये हो गया आपका बीच में हो गया एड्रिनल ग्लैंड। आप इसको ऐसा ऐसा याद रख सकते हैं, CAM, कैम। ठीक, कैम, CAM, कैम। कैम यानी कि कॉर्टेक्स
और मेडुला के बीच में होगा एड्रिनल ग्लैंड। आप दिमाग में ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और इससे ये भी ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉर्टेक्स बाहर में है, मेडुला अंदर में है। ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कौन बाहर में है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला, किडनी के अंदर, किडनी जो है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड। अब देखिए, हमारे जो ब्लड आता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, वो इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो उसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड एफरेंट आर्टियोल्स यानी कि अभिवाही धमनियों के द्वारा आता है। यानी कि किडनी के अंदर ब्लड आएगा किससे? एफरेंट आर्टियोल्स, एफरेंट आर्टियोल्स के द्वारा। और निकलेगा किससे? इफरेंट आर्टियोल्स, इफरेंट आर्टियोल्स। आप कैसे समझिएगा कि किडनी में ब्लड आ रहा है कि निकल रहा है? तो दिमाग लगाइए, एफरेंट आर्टियोल्स में आगे ए आता है, ए का मतलब आना, ए का मतलब आना। ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि ए का मतलब आना, यानी कि किडनी में ब्लड आना किस सेल से आता है? एफरेंट आर्टियोल्स, अभिवाही धमनियां, अभिवाही धमनियां, ठीक है। और एग्जिट, ई का मतलब हो गया एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है निकलना। यानी किडनी से ब्लड कैसे निकलता है, किससे निकलता है? इफरेंट आर्टियोल्स, इफरेंट आर्टियोल्स, अभिवाही अपवाही धमनियां, यानी कि इफरेंट आर्टियोल्स। यहाँ पे क्या है? एफरेंट आर्टियोल्स। यहाँ पर भी कंफ्यूजन दूर हो गया। 1 मिनट में कितना ब्लड आता है? 1 मिनट में 125 ml ब्लड आता है, यानी कि 125 ml ब्लड जो है 1 मिनट में किडनी के अंदर आता है। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो है, जो यहाँ पे पढ़े हम लोग लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये चायछन्नी। ग्लोमेरुलस का मतलब दिमाग में यही आता है कि चायछन्नी, छानना उसका काम है, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस क्या करता है? जो भी इम्प्योर ब्लड है उसको क्या करेगा, उसमें जितना भी इम्प्योरिटी है, अशुद्धि है, उसको फिल्टर कर देगा। और फिल्टर करके उसको कहाँ भेज देगा? यहाँ पे ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय में, जहां पर हमारा मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में आपका अशुद्धि को डाल देता है। अंततः यह इम्प्योरिटी यूरेथ्रा के द्वारा, ये यूरेथ्रा हो गया मूत्र द्वार, वहां से हम लोग बाहर टॉयलेट करके निकाल देते हैं बाहर। तो आप समझिए कि ये चायछन्नी जो रहता है इसके अंदर एक लूप, क्या बोलते हैं, ये हो गया बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है इसको छान के, चायछन्नी है, ब्लड आया किडनी में, किडनी में ब्लड आया, उसको छान के बाहर निकाला, यहाँ आ गया, ठीक है। याद रखिएगा, इसी एक बार में इसी पाइप का यूज होगा, उस पाइप को, क्योंकि देखिए किडनी 1 और किडनी 2 में से कोई एक ही किडनी यूज होता है, दोनों किडनी तो एक साथ काम नहीं करता है। याद, जब किडनी 1 काम कर रहा है तो वो इस पाइप के थ्रू यूरेथ्रा में भेजेगा, जब किडनी 2 काम कर रहा है तो वो इस पाइप के थ्रू यूरेथ्रा में भेजेगा। लेकिन दोनों किडनी एक साथ काम नहीं करता है, तो दोनों में से एक ही पाइप एक समय में काम करेगा। ये नहीं करेगा तो ये करेगा, और ये करेगा तो ये नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चाय छन्नी जो है छान के यहाँ भेज देगा। यहाँ पर किसको भेजेगा? खराब ब्लड को, मतलब सॉरी, खराब इम्प्योरिटी को, यानी कि ब्लड में जो भी कचरा होता है उसको यहाँ भेज देगा। तो साफ ब्लड को कहाँ जाएगा? तो बचेगा जो साफ ब्लड वो निकल जाएगा किडनी से, कैसे? इफरेंट आर्टियोल्स के द्वारा। छना हुआ प्योर ब्लड किडनी से इफरेंट वेसिकल्स के द्वारा शरीर में चला जाता है, ठीक है। और ये काम कौन करता है? ग्लोमेरुलस। और नेफ्रॉन जिस प्रक्रिया के द्वारा ब्लड को फिल्टर करती है, नेफ्रॉन के अंदर ही तो होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेफ्रॉन ही हो गया मेन यूनिट, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायलाइसिस, यानी कि जो ब्लड को छानने की प्रक्रिया को बोलते हैं डायलिसिस। आपसे पूछेगा कि ब्लड छानने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। कौन छानता है? तो बोमेन कैप्सूल के अंदर पाया जाता है ग्लोमेरुलस, जिसको हम लोग अपना देहाती लैंग्वेज में चाय छन्नी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। डायलिसिस का मतलब ही होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। इसका 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। एक किडनी का वजन कितना होता है? 125 से 170 ग्राम, 125 से 170 ग्राम। क्योंकि देखिए, अब डायलिसिस के बारे में हम लोग जाने हैं, ये डायलिसिस काम किसका होता है? डायलिसिस काम होता है किडनी का, ठीक है। डायलिसिस डायलिसिस करने का काम होता है किडनी का। परंतु जब हमारी दोनों किडनी फेल हो जाती है, जनरली आदमी शराब बहुत पीता है, अल्कोहल बहुत पीता है, तो अल्कोहल में आपको लीवर सिरोसिस होने का खतरा रहता है, लीवर सिरोसिस, ठीक है। एक बीमारी तो वो हो गया, और आपका अल्कोहल पीने से किडनी खराब होने का भी प्रॉब्लम होता है। किडनी खराब होने का एक और तरीका है, आप बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, ठीक है। आप पेन किलर खाते हैं, ठीक है। पेन किलर खाने मना करता है डॉक्टर, कि आपको छोटा सा कोई बीमारी हो, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, आपको पेन किलर खा लिए, किडनी पे इफेक्ट करता है। आप तुरंत पैरासीटामोल खा लेते हैं, थोड़ा सा बुखार नहीं होता, एक दिन बर्दाश्त नहीं करते हैं,
वो आपके किडनी पर और आपके इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट करता है। जैसे क्या हो, किसी को पीरियड का पेन है तो वो तुरंत क्या करेगा कि वो क्या करेगी कि आपको पेन किलर खा लेगी। एक पेन किलर आता है, ठीक है, माफ्ता स्पास करके कुछ होता है, ऐसे ही करके कुछ आता है, तो वो आप खा लिए, वो आपको हार्म किया, ठीक है। तो ये आपका हार्मफुल इफेक्ट करेगा शरीर पे, किडनी पे। किडनी जब खराब हो जाएगा, दोनों किडनी खराब हो जाएगा, तो इससे डायलिसिस, निस्यंदन जो है हम लोग का डायलिसिस, वो कृत्रिम रूप से कराना पड़ेगा, यानी कि आर्टिफिशियल डायलिसिस कराना पड़ेगा। देखिए आर्टिफिशियल डायलिसिस होता क्या है, ये हमारा बॉडी है, बॉडी में आता है इम्प्योर ब्लड। अब हम लोग तो पढ़े हैं इम्प्योर ब्लड तो हमारा किडनी में आता था, ठीक है, और किडनी से जो ग्लोमेरुलस छान के, इसको ग्लोमेरुलस जो है इसको छान के यूरिनरी ब्लडर से यहाँ भेज देता था। लेकिन किडनी हो गया खराब, अब इम्प्योर ब्लड किडनी में नहीं जाएगा, हम लोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि विलियन, ठीक है। ये सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। अब ये ब्लड जो है जो किडनी में जाता था, उसको पाइप के थ्रू क्या कर देंगे, सॉल्यूशन में डाल देंगे। ये सॉल्यूशन आपको छान देगा, वही काम करेगा जो किडनी करता था, छान के प्योर ब्लड को फिर बॉडी में भेज देगा, और जो खराब ब्लड होगा उसको निकाल देगा, यानी कि, और इम्प्योरिटी को, इम्प्योरिटी जो होगा उसको निकाल देगा यूरेथ्रा से। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि, और एक डायलिसिस कराने का खर्च कितना होता है, ये खर्च अब शायद बढ़ गया है, पहले 10,000 से 15,000 रुपये लगता था एक डायलिसिस कराने का। और हमारे शरीर में लोग बिना किडनी के भी डायलिसिस पर कुछ दिन तक जिंदा, कुछ समय तक जिंदा रह सकते हैं, डायलिसिस पे भी आदमी जिंदा रह सकता है, ठीक है। अब देखिए किडनी जो है 24 घंटा में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी बोलिए या ग्लोमेरुलस बोलिए या नेफ्रॉन बोलिए, कोई अंतर नहीं है, 180 लीटर एक दिन में ब्लड को फिल्टर करता है। लेकिन अगर उसी चीज को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर दें मिनट में, तो एक मिनट में 125 ml ब्लड फिल्टर करता है, ठीक है। किडनी 24 घंटा में 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण करता है। अब आपसे पूछेगा एक दिन में कितना यूरिन का निर्माण करता है, 1.5 लीटर, तो भाई बहुत आदमी 1.5 लीटर से ज्यादा कर देता है ना, कोई जरूरी नहीं, ये एक एवरेज वैल्यू है 1.5 लीटर, ठीक है, आप इसको याद मत कर लीजिएगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा पानी पिएगा उसका यूरिन उतना ही निकलेगा, ठीक है। यूरिन का पीएच होता है 6, तो यूरिन का पीएच कितना था, 6, यानी कि यूरिन जो है स्लाइटली एसिडिक है, मतलब हल्का वो एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। आप जब पीएच स्केल पढ़िएगा, यहाँ 7 होता है, यहाँ 14 होता है, यहाँ 0 होता है, 0 से 7 के बीच में आपका एसिड होता है पीएच वैल्यू, और 7 से 14 के बीच में आपका बेसिक होता है, यानी कि यहाँ पर आपका पीएच 6 है, यानी कि ये यूरिन जो है वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। आगे आते हैं, यूरिन में 3 चीज होता है, वाटर, यूरिया और अदर। वाटर होता है 95%, यानी कि यूरिन में अकेला वाटर जो है 95% होता है, और यूरिया जो है 2 से 3%। हम पहले बताए हैं हम लोग यूरिया का ही उत्सर्जन कर सकते हैं, यूरिक एसिड और अमोनिया का उत्सर्जन नहीं कर सकते हैं। यूरिक एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए लीवर हेल्प करता है, पहले पढ़ चुके हैं, उसको रिवीजन कर ले रहे हैं। और अदर, और भी बहुत सारा चीज, टॉक्सिन्स वगैरह होता है उसमें, ठीक है। विटामिन सी भी होता है यूरिया, क्या बोलते हैं, यूरिन में, हमारे यूरिन में विटामिन सी भी होता है। जानते हैं कि हमारा विटामिन सी जो यूरिन के थ्रू निकल जाता है बाहर, इसीलिए हम लोग को विटामिन सी जो है डेली डेली लेना पड़ता है। 2 विटामिन होता है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक, और एक विटामिन पी, पीसीबी, याद रखिएगा, ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलनशील। जब हम लोग पानी पिएंगे तो पानी में ये विटामिन घुल जाता है और मूत्र के थ्रू बाहर निकल जाता है। याद रखिएगा, विटामिन बी जो है वो पसीना से बाहर निकलता है, और विटामिन सी जो है वो मूत्र से बाहर निकलता है। इसीलिए जो भी विटामिन वाटर सोल्यूबल है उसको डेली लेना जरूरी होता है। और विटामिन एक होता है फैट सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन है, एडेक, ए डी ई के, एडेक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये होता है फैट सोल्यूबल, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, अदर जो है, अदर में आपका विटामिन सी हो जाएगा, और अदर टॉक्सिन्स, बहुत सारा टॉक्सिन होता है, कचरा वगैरह, ठीक है। सिर्फ आप वाटर और यूरिया ही नहीं निकाल रहे हैं, और भी बहुत चीज निकाल रहे हैं। यूरिन के येलो कलर का रीजन क्या है, यूरोक्रोम। मूत्र के पीला रंग का कारण क्या है, यूरोक्रोम। मूत्र में गंध का कारण क्या है, मूत्र में गंध का कारण क्या है, अमोनिया। बता दें, पब्लिक टॉयलेट से अमोनिया का दुर्गंध आता है, अमोनिया का दुर्गंध आता है, ठीक है। एक चीज और आप समझिएगा कि मल में गंध का कारण क्या है, मल यानी कि लेटरिन, ठीक है, मूत्र और मल में अंतर है।
मल में गंध का कारण है इंडोल एंड स्केटोल, इंडोल एंड स्केटोल। ठीक है, पढ़ाई करते समय आप शर्म मत कीजिएगा, एक चीज समझ लीजिए, कुछ भी बोलते समय शर्म नहीं करना है, उसको पढ़ाई के वे में लेना है, ठीक है, किसी भी अदर वे में नहीं लेना है आपको। एक चीज और, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया के निर्माण को एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन नियंत्रित करता है। समझ लीजिए, एडीएच हार्मोन, हार्मोन होता क्या है? एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये टोटल 9 हार्मोन निकालता है, 9 हार्मोन निकालता है। उस 9 हार्मोन में से एक हार्मोन आपका एडीएच हार्मोन भी है। ठीक है, और इस एडीएच हार्मोन का काम क्या है कि यह शरीर में वाटर, एक्सेस वाटर को, मतलब वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। यानी कि आप समझ लीजिए, इस एडीएच हार्मोन का काम क्या है? इसका काम है वाटर, सॉरी, वाटर लॉस को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, इसका काम है वाटर लॉस को कंट्रोल करना। यानी कि यदि शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, वाटर लॉस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इससे बीमारी हो जाएगी डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, आप समझिएगा डायबिटीज, अरे डायबिटीज मतलब तो शुगर हो गया, शुगर बीमारी जिसको बोलते हैं डायबिटीज, वो डायबिटीज अलग है, याद रखिएगा। आपको नॉलेज नहीं है इसलिए आप उसको डायबिटीज बोल देते हैं, वो डायबिटीज है नॉर्मल वे में, उसी को डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन डायबिटीज दो तरह का होता है, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को ही हम लोग डायबिटीज बोल देते हैं नॉर्मल भाषा में। लेकिन यहाँ पर क्या है, एडीएच हार्मोन की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि एडीएच हार्मोन की कमी से होता है, और इसमें क्या होता है, शरीर से वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डायबिटीज मेलिटस क्यों होता है। डायबिटीज मेलिटस जो है इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन, इसमें जिंक नामक तत्व पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आप मार दीजिएगा तुरंत, जिंक तत्व पाया जाता है। ठीक है, ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का काम ही है ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना। ठीक है, इसके अलावा यह क्या काम करता है, बॉडी के प्रत्येक सेल तक एनर्जी पहुंचाने का काम करता है। ग्लूकोज ही तो एनर्जी का, हम लोग एनर्जी हाउस इसी को बोलते हैं, ग्लूकोज को। ठीक है, तो अब ग्लूकोज पहुंचेगा हर सेल तक कैसे? ये इंसुलिन पहुंचाएगा। ठीक है, और इंसुलिन की कमी हो जाएगी, क्या होगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में होता क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए ग्लूकोज को बार बार क्या बोलते हैं, डायबिटीज चेक करवाना बार बार जरूरी होता है। जिसको डायबिटीज हो जाता है उसको कोई, उसका कोई इलाज नहीं है, बस उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखिए हम समझते हैं इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से है। ये आपका जो गोल बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंगर हैंस का द्वीप। क्या बोलते हैं? लैंगर हैंस का द्वीप, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज में यानी कि अग्न्याशय में। लैंगरहैंस का द्वीप जो है, इसमें 4 खाना होता है, यानी कि 4 गो डब्बा, 4 खाना। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है डेल्टा सेल, और एक होता है पीपी सेल, यानी कि 4 तरह का सेल है। ठीक है, अल्फा सेल का काम क्या है, ग्लूकागन का स्रावन करता है, ग्लूकागन का स्रावन। और बीटा सेल का काम क्या है, ये इंसुलिन का स्रावन करता है, यानी कि इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम कौन करता है, बीटा सेल। इंसुलिन जो निकलता है, आपसे पूछे इंसुलिन जो है पैनक्रियाज के किस सेल से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। ग्लूकागन कहां से निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है। ठीक, डेल्टा सेल क्या निकालता है, डेल्टा सेल निकालता है सोमेटोस्टेटिन। इसका काम क्या है, यह कंट्रोल और इनहिबिट्स यानी कि रोकता है सिक्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, यानी कि अल्फा सेल और बीटा सेल का सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। यानी कि ग्लूकागन कितना निकलेगा, इंसुलिन कितना निकलेगा, उसको कंट्रोल करता है। इंसुलिन भी ज्यादा निकल जाएगा तो दिक्कत है, ग्लूकागन भी ज्यादा निकल जाएगा तो दिक्कत है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करता है। और ये ऑल्सो इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन को भी कंट्रोल करता है। मान लीजिए किसी का ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल नहीं हुआ तो बढ़ते चला जाएगा, 7 फीट 8 फीट 10 फीट बढ़ते चला जाएगा, वो भी तो बेकार है भाई। एक समय आप पंखा से कट जाइएगा, ठीक है, पेड़ पत्ता से सीधा मुंह फेस टू फेस बात कीजिएगा, उतना लंबा होकर क्या फायदा है। तो वो हमारा काम करता है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, अगला पीपी सेल। पीपी सेल जो है
वो क्या करता है, प्रोड्यूस और रिलीज करता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पीपी का फुल फॉर्म ही होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। और ये मॉड्यूलेट करता है किसको, डाइजेशन को, यानी कि पाचन को मॉड्यूलेट करता है। पीपी सेल का काम ही है पाचन को मॉड्यूलेट करना। अब एक चीज समझिए, इस दोनों को समझना, इंसुलिन और ग्लूकागन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मान लीजिए आप किसी दिन मिठाई खा लिए, क्या किए, किसी दिन मिठाई खा लिए, तो जब आप मिठाई खाइएगा तो उतना शुगर का तो जरूरत नहीं है हम लोग, हमारे शरीर को। शुगर जब हमारे बॉडी में जाएगा, यानी कि ग्लूकोज, शुगर टूट के ग्लूकोज बनता है, तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज जाएगा तो वो ग्लूकोज होगा एक्सेस ग्लूकोज। ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज। हमारे शरीर को ग्लूकोज का जरूरत है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में है, तो जो बच गया ग्लूकोज वो हो गया एक्सेस ग्लूकोज। एक्सेस ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है बॉडी में। किस रूप में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन यानी कि किस रूप में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और यही ग्लाइकोजन जब क्या, जब हम लोग मान जिस दिन उपवास करते हैं, मान लीजिए किसी दिन हम लोग उपवास किए, करवा चौथ का व्रत है, लेडीज लोग कर रही है, उस दिन क्या हो गया, आप ग्लूकोज तो लिए नहीं, आपके शरीर में ग्लूकोज का कमी हो गया, तो यही ग्लूकाजन टूटेगा, ठीक है, ब्रेक करके आपको ग्लूकोज में तोड़ देगा। और ये ग्लूकोज में टूटेगा और आपको क्या करेगा, एनर्जी देगा। ठीक है, और ये एनर्जी जो ग्लाइकोजन टूटता है एनर्जी देता है, किसके प्रेजेंस में, ग्लूकागन के प्रेजेंस में। ठीक है, आप समझ लीजिए इंसुलिन और ग्लूकागन का क्या यूज है, समझ लीजिए। इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना, ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना। और ग्लूकागन का काम है, ये भी ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, लेकिन एक भूख, जिस दिन मान लीजिए आप मिठाई खा लिए उस दिन, और एक क्या क्या होगा जिस दिन आप उपवास रखेंगे उस दिन, दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं। किडनी में स्टोन यानी कि पथरी, स्टोन को हिंदी में पथरी बोलते हैं। किडनी में स्टोन होने का कारण क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड। स्टोन को दूर करने में मैग्नीशियम नामक तत्व मदद करता है। कौन तत्व मदद करता है, मैग्नीशियम नामक तत्व। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हाइपोकैल्सियमा, मतलब अगर शरीर में कैल्शियम का कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, और इसमें होगा क्या, आपको दांत और हड्डी कमजोर हो जाएगा, थकान लगेगा, कमजोरी होगा, मांसपेशी में दर्द होगा, ऐंठन होगा, नींद में परेशान, नींद में भी आपको दिक्कत होगा, नाखून टूटने लगेगा। ये सारा बीमारी है आपको कैल्शियम की कमी का। ठीक है, और हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को कौन रेगुलेट करता है, पैराथार्मोन। कौन करता है, पैराथार्मोन। ये एक हार्मोन है पैराथार्मोन। अगर इसकी कमी हो जाए, पैराथार्मोन की कमी हो जाए, तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, टेटनी नामक बीमारी, यानी कि कैल्शियम की कमी होगी तो उसको बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, और कैल्शियम बढ़ जाएगा ब्लड में तो उसको बोलेंगे टेटानी। आपको हर तरह का बीमारी का याद रखना है। और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, पैराथार्मोन। ये भी आपको याद रखना है। स्टोन हो गया तो आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होगा। रिमूव करने के लिए कौन सा तत्व का यूज होगा, मैग्नीशियम तत्व का यूज होगा, Mg। आपको हर चीज याद रखना है। अब आते हैं अगला, एड्रिनल ग्लैंड। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कैम का टेक्निक बताए थे आपको, यानी कि बाहरी लेयर हो गया आपका कॉर्टेक्स, बीच में हो गया एड्रिनल ग्लैंड, इस दोनों के बीच में अंदर वाला लेयर हो गया मेडुला, मेडुला, और अंदर में होगा एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड को सुपर एरिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड ये भी बोलते हैं। आप सारे चीज को, सारे कंसेप्ट को याद रखिएगा। आपसे पूछ देगा सुप्रा रीनल ग्लैंड किसको बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को ही बोलते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, बार बार रिपीट करते हैं आपके सामने इसलिए ताकि आपको याद हो। ठीक है, कॉर्टेक्स, ये जो बाहर वाला कॉर्टेक्स है ये 3 हार्मोन निकालेगा, अंदर वाला मेडुला ये 2 हार्मोन निकालेगा। उस हार्मोन के बारे में जान जाते हैं, ये 3 हार्मोन और ये 2 हार्मोन। ठीक है, यानी कि कॉर्टेक्स जो है वो 3 हार्मोन स्रावित करता है। कौन कौन, एल्डोस्टेरॉन, ओके, 3 हार्मोन स्रावित करेगा, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, एसीएस, इसका क्या याद रखिएगा, एसीएस, एसीएस, एसीएस हार्मोन निकालेगा।
तीन हार्मोन कौन कौन हो जाएगा, एसीएस। तो कौन कौन हो जाएगा, एल्डोस्टेरॉन, कार्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, ये एल्डोस्टेरॉन का काम है ब्लड में सॉल्ट और वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है। देखिए किडनी जो आप पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि किडनी का काम ही है ब्लड को प्योरीफाई करना, ठीक है, और प्योरीफाई करके वो बहुत सारी चीज रेगुलेट भी करता है। ब्लड में आपका सॉल्ट और वाटर का लेवल को कंट्रोल करेगा। सॉल्ट ही हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। देखते हैं किसी को बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है, इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन के गड़बड़ी के कारण होता है बीपी में प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़ जाएगा घट जाएगा, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की कमी से या इसमें गड़बड़ी से होता है। अगर आप नमक ज्यादा खा लिए आपका बीपी बढ़ जाएगा, नमक कम खा लिए, ठीक है, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन उसी को कंट्रोल करता है, सॉल्ट और वाटर का लेवल को, ठीक। अगला और एक चीज और समझिएगा, जब हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन की कमी हो जाती है तो शरीर से सॉल्ट तथा वाटर बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन डिजीज, एडिशन बीमारी। ये भी आप याद रखिएगा, एडिशन बीमारी बोलते हैं। आपको हर एक चीज याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं वो चीज बता रहा हूं आपको, डिजीज भी एक साथ पढ़ा दूंगा, सारा डिजीज में एक साथ पढ़ा दूंगा, लेकिन अलग से जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उसमें जिससे जितना रिलेटेड टॉपिक होगा वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, किडनी पढ़ रहे हैं, तो किडनी में भाई कॉर्टेक्स और मेडुला भी तो है, और एड्रिनल ग्लैंड, तो सारा चीज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ग्लैंड में पढ़ेंगे, इसमें इसी में पढ़ लेंगे, वहां भी पढ़ लेंगे। आपका जितना बार पढ़ेंगे उतना बार रिवीजन होगा। दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए। अगला कार्टिसोल। कार्टिसोल जो है वो उसका काम है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करना। कार्टिसोल का काम है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रेट को कंट्रोल करना। सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड का काम है सेक्सुअल, सेक्स वर्ड से ही आप पकड़ लीजिएगा, सेक्सुअल कैरेक्टर की मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर की मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्टेक्स का तीनों हार्मोन कंप्लीट हो गया, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और सेक्स कॉर्टिकॉइड। अब आते हैं मेडुला पे। मेडुला दो हार्मोन निकालता है, एड्रिनलिन हार्मोन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। हम लोग पढ़ चुके हैं एड्रिनलिन हार्मोन कहां पर होता है, इस दोनों के बीच में, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में। एड्रिनलिन हार्मोन इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रेइन हार्मोन। एपिनेफ्रेइन, ऐसे आप इसको बोलिएगा, उच्चारण आप कैसे भी कर सकते हैं, मुझे मैं ऐसा उच्चारण करूंगा मैं स्पेलिंग गलती ना करूं, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ना। एपिनेफ्रेइन हम कभी भी लिख देंगे बिना देखे ही, एपिनेफ्रेइन, फेरिन। तो आप ऐसा उच्चारण कीजिए जिससे आपको याद हो, सही उच्चारण भी कर सकते हैं लेकिन याद रखने के लिए भी आप उच्चारण कर सकते हैं। एड्रिनलिन, एड्रिनलिन को बोलते हैं एपिनेफ्रेइन। और नॉर एड्रिनलिन, दूसरा हार्मोन ये कौन निकालता है, नॉर, नॉर मतलब कि उसका जस्ट उल्टा, नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रेइन हार्मोन, ठीक है। बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है। इसका काम क्या है, देखिए ये बढ़ाएगा और ये घटाएगा, बस यही समझ लीजिए, दोनों में इतना ही अंतर है। इससे क्या होगा, बीपी, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाएगा। यानी कि जब आप अचानक से, कोई आपको नहीं होता है, कोई अचानक से डरा दिया, गेट के पीछे छुपा हुआ है, आपको अचानक से धप्पा दे दिया, ठीक है, धप्पा दे दिया आपको पीठ पे जाके, वाह, धप्पा दे दिया, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ब्लड बीट, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक सप्लीमेंट्री हार्मोन है, वो बढ़ना भी जरूरी है। अगर आप नहीं, अगर आपका नहीं बढ़ेगा ना वो बीपी वगैरह, आपका मृत्यु हो जाएगा उसी समय, वहीं पे आप मर जाइएगा। यानी कि ये आपको लड़ने के लिए उत्साहित करता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन। देखते हैं जब आप किसी से लड़ाई होता है, किसी से बहस होता है, गुस्सा आता है, धीरे धीरे आपका बीपी बढ़ने लगता है। अगर वो बीपी नहीं बढ़ेगा ना, गुस्सा मन में ही रह जाएगा, आप मर जाइएगा, समझिए। ये सप्लीमेंट्री हार्मोन है, ये इसे इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जब हमारे शरीर को इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, डर डर के समय में, मान लीजिए कोई आपको क्या करेगा कि एफिल टावर पे खड़ा कर दिया और वहां से नीचे एक रस्सी रस्सी पे छोड़ दिया, मरिएगा तो नहीं, लेकिन एक समय के डरेगा, अरे कहीं कहीं रस्सी टूट गया तो, कहीं पैराशूट से आप कूद रहे हैं, पैराशूट फट गया तो, वो एक डर का माहौल होता है। उस समय आपको कौन काम करेगा, एड्रिनलिन हार्मोन ही काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसको 3F हार्मोन नाम दिया गया है, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, ठीक है। ये आप 3F हार्मोन पूछेगा, किस हार्मोन को 3F हार्मोन बोलते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं, ठीक है। इसे लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं। जब आप लड़िएगा किसी से, आपको यही हार्मोन जो है एनर्जी देगा, ठीक है, यही हार्मोन आपको एनर्जी देगा। अब देखिएगा एक चीज और देखिएगा कि जब आप किसी चोर को, जब पुलिस दौड़ाता है, तो चोर से कोई दीवार जो 15 फीट का नहीं फांद पा रहा है, ठीक है,
वो उसको कूद के पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब पुलिस दौड़ाएगा ना या कोई कुत्ता दौड़ाएगा तो देखिएगा आप उसको पार कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको लड़ने के समय यही हार्मोन आपको एनर्जी देगा। इसलिए बोलते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, ज्यादा इस पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जितना समझाना था हमको लगता है आप समझ गए हैं। आगे, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन यानी कि नन एपिनेफ्रेइन हार्मोन। इसमें क्या होता है, बीपी, रेस्पिरेशन रेट, हार्ट बीट और पल्स रेट को ये कम करता है। ठीक है, अब मान लिया आपको कोई डरा दिया, क्या आप 24 घंटा आप गुस्से में रहिएगा? 24 घंटा आप डरले रहिएगा? नहीं। थोड़ा देर के बाद धीरे 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 हमारा शरीर जो है वो काम होता है, शांत होता है। ठीक, आपका गुस्सा शांत होगा, शरीर शांत होगा। वो शांति के समय आपको कौन हेल्प करेगा? ये आपको नॉर एड्रेनलिन हार्मोन शरीर को शांत करने में। जो बीपी आपका बढ़ा हुआ था उसको घटा देगा। रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर, सांस तेजी तेजी से ले रहे थे जो बढ़ा हुआ था उसको घटा देगा। हार्ट बीट बढ़ा हुआ था उसको घटा देगा। पल्स रेट, आपका हाथ में चेक कीजिएगा पल्स रेट को घटा देगा। और आपके शरीर को काम करेगा। झगड़ा समाप्त होने पर या डर समाप्त होने के बाद यह हार्मोन शरीर को नॉर्मल करता है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे, हार्ट बीट जो है 1 मिनट में 72 बार, 1 मिनट में हमारा शरीर जो है 72 बार रखता है। लेकिन जब आपका क्या बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन एक्टिव होगा तो पार भी कर जाएगा, 100+ हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, वही यही हम आपको, ह्यूमन रेस्पिरेटरी रेट, जो हम सांस लेते हैं 1 मिनट में 16 से 22 बार सांस लेते हैं। कोई फिक्स नहीं है, बहुत आदमी ज्यादा सांस लेता है। नींद जब हम लोग सोए हुए रहते हैं उसमें ये कम हो जाता है, 15-14 भी हो जाएगा। लेकिन जब जगे हुए रहते हैं उस समय हमारा 16 से 22 रहता है। ठीक है, शरीर में यूरिया की अधिकता से यूरेमिया नामक रोग होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। यदि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की अधिकता हो जाए तो इससे आर्थराइटिस नामक रोग हो जाएगा। चलिए इतना ही था हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।